हेलो दोस्तों। बाल संरक्षण संबंधी विधिक प्रावधान आज हम देखने वाले और अनुसूचित जातियों के लिए जो भी प्रावधान किए गए उन्हें भी आज देखने यानी कि ये चैप्टर आज हम तय करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। पहला है अल्पवय व्यक्ति अधिनियम 1956। अल्पवय व्यक्ति, इसे ये भी बोलते अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम 1956 का उद्देश्य अल्पवय व्यक्तियों के लिए हानिकर प्रकाशकों के प्रसार को रोकना है। इस अधिनियम को 28 दिसंबर 1956 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्रदान हुई और ये 1 फरवरी 1957 को लागू हुआ। कुल इसमें 7 धाराएं हैं। धारा 2 में कुछ परिभाषा हैं, जैसे अपहानिकर प्रकाशन क्या होगा। हार्मफुल पब्लिकेशन से ऐसी पुस्तक, पत्रिका या पत्रक समाचार या ऐसे कोई अन्य प्रकाशक से है जिसके अंतर्गत चित्रों की सहायता से या चित्रों के बिना कहानियाँ हैं या तथा यदि वह किसी अल्पवय व्यक्ति के साथ हानि पहुंचाए जाए तो वह कोई अपराध कर सकता है, या वह कोई हिंसा या क्रूरता का कार्य कर सकता है, या वह कोई खतरनाक घटना कार्य कर सकता है। ऐसी चीज़ें तो हो सकता है, ऐसी कोई प्रकाशन, ऐसी कोई कहानी, ऐसे कोई चीज़ देख के बालक जो हैं कोई भी अपराध कर सकते हैं, कोई भी घटना कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे संबंधित ये 2 का खंड खा क्या बोलता है। खा में राज्य सरकार से आशय है कि किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रकाशक से अभिप्रेत है 20 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति है। अल्पवय व्यक्ति कौन है? 20 वर्ष से कम का कोई भी। अपहान, प्रसार, विक्रय आदि के शामिल शस्त्र। अपहानिकर प्रकाशन को बेचना, किराए पर देना, वितरित करेगा, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करेगा या उपरोक्त में से वर्णित प्रयोजनों के लिए किसी हानिकर प्रकाशक को मुद्रित करेगा, उत्पादित करेगा या कस्बे में रखेगा, कुछ भी करेगा, विज्ञापन छपवाएगा, कुछ भी करेगा, तो इससे सब दोष के लिए। और तो दोष सिद्ध होने के पश्चात न्यायालय उस पर अपहानिकर प्रकाशक की सभी प्रतियों को नष्ट करने का आदेश दिया जाएगा, चाहे वह न्यायालय की अभिरक्षा में हो या दोष सिद्ध व्यक्ति के कब्जे में हो। ठीक है, उसे नष्ट कर दिया जाएगा। और 6 माह तक की अवधि से कठोर या सादा कारावास या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है, आगे धारा 5 में जैसे राज्य सरकार के जब्ती आदेश के विरुद्ध 60 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में भी इसके खिलाफ अपील की जा सकती है। ठीक है, प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट वारंट जारी करता है इसके खिलाफ, इसमें केस होने पर। और धारा 7 के अंतर्गत किया गया प्रत्येक दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा। ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बाल विवाहों के अनुष्ठान के प्रतिषेध और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए एक अधिनियम है जिसको राष्ट्रपति द्वारा 10 जनवरी 2007 को मंजूरी दी गई थी। इस अधिनियम द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 को निरसित किया गया। यह अधिनियम 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। इस अधिनियम में बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2005 में शामिल बाल विवाह को समाप्त करने के लिए लक्ष्य को शामिल किया गया। यह अधिनियम भारत के बाहर सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का उद्देश्य बाल विवाह को प्रतिषेध करना तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों पर उपबंध या रोक लगाना है। कुल कितनी धाराएं? 21 धाराएं। धारा 2 में कुछ परिभाषाएं, जैसे बालक, तो बालक ऐसे व्यक्ति से यदि पुरुष को 21 वर्ष की आयु अथवा स्त्री है तो 18 वर्ष का ही पूर्ण ना की हो तो वो बालक में आएगा। बाल विवाह से आशय उस विवाह से है जिसके अंतर्गत कोई लड़की या लड़का दोनों ही बालक हों। लड़की 18 से कम की है, पुत्र
21 से कम का है। पक्षकार, विवाह के अंतर्गत आने वाले पक्षकार से आशा है कि उसका विवाह उसके द्वारा अनुष्ठापित किया जाता है अथवा किया जाने वाला है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, इससे आशय उस अधिकारी से है जिसे इस अधिनियम की धारा 16 के तहत नियुक्त किया जा गया है, जिसे इसके देख रेख के लिए नियुक्त किया जाएगा, उसी अधिकारी की बात कर रहे हैं। जिला न्यायालय से आशा है कि उसे स्थापित परिवार न्यायालय से, अर्थात जो परिवार न्यायालय को देखता है, ठीक है, हमारा जो सिविल न्यायालय होता है वही देखता है, ठीक है, पारिवारिक केस। अगला धारा 3 में बाल विवाह का बंधन में आने वाले पक्षकार जो बालक हैं वे उनके बारे में देता है। सभी बाल विवाह जो चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या बाद हुए हों, विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार के जो विवाह के समय बालक था, विकल्प पर शून्यकरण होगा, ठीक है। यदि याचिका किए जाने के समय याचक अवयस्क है तो याचिका उसके संरक्षक या बाद मित्र के साथ बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की ओर की जा सकेगी, ठीक है। तो इस धारा के अधीन याचिका किसी भी समय दायर की जा सकती है, किंतु याचिका दायर करने वाले बालक के वयस्कता प्राप्त करने से 2 वर्ष पूर्व ही दायर की जा सकेगी। भाषा में वनिक वयस्क होने से उसके 2 साल पूर्व भी दायर की जा सकती है। मान लो 16 में हुआ है तो 2 साल बाद 18 का होगा, तो 18 से होने के पहले दायर की जा सकती है। अब मान लो शादी 16 ही साल का तब हुई थी और अभी 18 का हो गया, तो अब कोई मतलब नहीं, अब दायर नहीं होगी। धारा 4 महिला पक्षकार के भरण पोषण निवास के लिए उपबंध है, ठीक है, बस इतने मेन है। धारा 6 के अंतर्गत क्या है, बाल विवाह को शून्य घोषित कर दिया जाता है और डिक्री किए जाने वाले पूर्व ऐसे विवाह को जन्मा या गर्भाहित बालक सभी प्रयोजनों के लिए धर्मज माना जाएगा, ठीक है। जो भी बालक ऐसा करेगा वो पूरा खर्च उठाएगा। धारा 8 के अधीन अनुतोष प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय को याचिका दी जा सकती है जब न्यायालय निम्न: जहां प्रतिवादी अथवा बालक निवास करता है, जहां विवाह अनुष्ठापित किया गया था, जहां पक्षकारों का अंतिम रूप से एक साथ निवास किया था, ये सब। बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2006 के अंतर्गत एक आपत्ति देने के समय जिला न्यायालय दोनों पक्षों और उनके माता पिता या अभिभावक को धन, सोना, गहने, उपहार एवं अन्य मूल्यवान वस्तु को लौटाने का आदेश देगा, ठीक है। ऐसी चीज़ें वापस कर दी जाती हैं दोनों, मतलब वो ख़त्म कर दिया जाता, वो शादी ही शून्य मानी जाती, वो शादी नहीं मानी जाती, ऐसा होता। तो अधिनियम की धारा 9 के विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड के अनुसार जो 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क होते हुए बाल विवाह करेगा वह 2 वर्ष की कठोर कारावास, 1 लाख तक का जुर्माना अथवा दोनों को हो पाएगा। जैसे कि बालक है 18 से ऊपर का और वो 18 से कम लड़की से शादी कर रहा है तो उसके लिए ये बात कही जा रही है। अच्छा, अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत यदि कोई बालक के माता पिता, संरक्षक अथवा अन्य किसी विधिपूर्ण या विधि विरुद्ध किसी व्यक्ति, निकाय या सदस्य ऐसे विवाह का संवर्धन करता है तो वह 2 वर्ष तक करते, चाहे माता पिता हो, चाहे जो कोई हो, चाहे संरक्षक या कोई और भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है बाल विवाह तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। चलो ठीक है। किंतु कोई स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी, वहाँ पे कोई स्त्री दंडनीय नहीं होगी, बस समझ में आ रही, वो लड़की दंडनीय नहीं होगी, उसकी मम्मी दंडनीय, पिता ज़्यादा दोषी माना जाएगा यहाँ पे। अधिनियम की धारा 12 के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी अवयस्क बालक का विवाह शून्य होगा: जब कोई बालक जो अवयस्क है विवाह से प्रयोजन के लिए, ठीक, अगर कोई बालक अवयस्क है तो उसका विवाह क्या होगा, शून्य माना जाएगा। धारा 13 के अनुसार बाल विवाहों को प्रतिषिद्ध करने वाला वे आदेश जारी करने की न्यायालय की शक्ति है, ठीक है। जो न्यायालय के आदेश की अवज्ञा करता है उसे 2 वर्ष का कठोर या सादा कारावास या 1 लाख जुर्माना या दोनों हो सकता है। और धारा पर इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय अपराध और गैर जमानत भी नहीं मिलेगी ऐसा करोगे तो। धारा 16 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के तहत राज्य सरकार संपूर्ण राज्य या किसी भाग के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी
के नाम से ज्ञात किसी अधिकारी या अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। ठीक है। धारा 18 के तहत सद्भावना में की गई कार्यवाही को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। धारा 19 के अंतर्गत नियम बना सकता है राज्य इसके संबंधित। अगला है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, पास्को अधिनियम 2012। ये इंपॉर्टेंट। इसके अंदर संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों के संबंध अब इस समय को जो बालकों के सर्वोत्तम हितों को सुरक्षित करने के लिए सभी राज्यों पक्षकारों द्वारा पालन किए जाने वाले मानकों को विहित करता है। भारत सरकार द्वारा इस अधिनियम को 11 दिसंबर 1952 को स्वीकार किया गया और लागू किया गया। ठीक है। और इसमें अनुच्छेद 15 खंड 3 अन्य बातों के साथ राज्यों को बालक के लिए विशेष उपबंध करने के सशक्त करता है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 को राष्ट्रपति की स्वीकृत 19 जून 2012 को मिली है। और कब पूरे भारत में कब लागू है? 14 नवंबर को बाल दिवस होता है, उसी दिन लागू किया गया। देखो, बाल को संबंधित है तो 14 नवंबर 2012 में पूरे भारत पर लागू। कोई शब्द कहता है या कोई ध्वनि या अंग विक्षिप्त करता है या कोई वस्तु या शरीर का भाग किसी आशय के साथ प्रदर्शित करता है कि बालक द्वारा शब्द या ध्वनि सुनी जाएगी या शरीर का भाग देखा जाएगा, अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक को प्रलोभन देता है या उसके लिए परितोषण देता है। ठीक है। तो ये सब इसमें आता है। बात समझ रहे हो? कोई ऐसे कमेंट मारना, कुछ भी करना, मतलब कोई गंदी गंदी चीज़ें दिखाना, प्रलोभन दिया जाना बालक को गलत तरीकों के लिए। ठीक है ना? बहकाते हैं लोग, छोटे बच्चों को बहकाएं जैसे। धारा 12 लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। जो कोई किसी बालक या पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा वह 3 वर्ष की कठोर या सादा कारावास या जुर्माना भी हो सकता है। अच्छा। धारा 12 अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग। जो कोई किसी बालक का मीडिया जिसमें टेलीविज़न या चैनल, इंटरनेट, कोई इलेक्ट्रॉनिक मुद्रण आदि शामिल हैं कि किसी प्रारूप ऐसे लैंगिक परितोषण के प्रयोजनों के लिए उपयोग करता है जिसमें निम्नलिखित है। किसी बालक की जनेंद्रियों का प्रदर्शन करना, कोई बालक है उसके जनांग दिखाए जाएं, किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों के लिए किया जाए। ठीक है। किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन किया जाए, वह किसी बालक का अश्लील प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के लिए अपराध का दोषी। ठीक है। अब क्या पता कोई बालक हो, किसी का भी वो सुंदर समझ ना है, उसमें समझ नहीं है, उसका फोटो आप लेके इधर उधर कर सकते हैं ना, प्रलोभन दे के, लालच दे के, कुछ भी करके। धारा 14 के अनुसार अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक का उपयोग करेगा तो वह 5 वर्ष का कठोर सजा और जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है। और दूसरे या पश्चातवर्ती दोष सिद्ध हो रहा तो उस दशा में 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। धारा 15 के अनुसार वाणिज्य प्रयोजनों के लिए अर्थात बिजनेस के लिए अगर कोई ऐसा करेगा तो 3 वर्ष का कारावास, जुर्माना दोनों हो सकता है। अगला धारा 24 बालक के कथन को अभिलिखित किया जाना। जैसे कोई बालक कुछ बता रहा है तो उसे, ठीक है, उसकी पसंद स्थान पर ले जाके, जहाँ पर वो निवास करता है या फिर जहाँ पर वो बयान देना चाहता है वहाँ ले जाके उसका बयान लिखा जाएगा, ऐसा बोला जाता है। ठीक है। अधिकारी वर्दी में भी नहीं जाएगा। जब वह बयान देगा बच्चा तो बच्चे के पास पुलिस वर्दी में नहीं जाएगा, बिना वर्दी के जाएगा। अन्वेषण करने वाला अधिकारी या परीक्षा के दौरान वह सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी समय पर अभियुक्त के किसी भी प्रकार से संपर्क में न आए। ठीक है। किसी भी बालक को किसी भी कारण से रात में किसी पुलिस का स्टेशन के निरुद्ध नहीं किया जाएगा। रात में आप बच्चे के पास नहीं जा सकते, उससे गवाही या पूछताछ नहीं कर सकते। पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बालक की पहचान पब्लिक मीडिया से तब तक संरक्षित की है जब तक कि बालक के हित में विशेष न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया गया हो। ठीक है। जहाँ संभव है वहाँ यथास्थित मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेगी कि बालक का कथन श्रव्य, दृश्य, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी अभिलिखित किया जाए। ठीक है। अगर सुनने वाला कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है या वीडियो रिकॉर्डिंग है तो भी चलेगा।
धारा 28 के अंदर त्वरित विचारण उपलब्ध कराने वाले प्रयोजन के राज्य सरकार उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से प्रत्येक जिले के किसी सेशन न्यायालय को एक विशेष न्यायालय के रूप में स्थापित कर सकती है इस काम के लिए। धारा 32 के अंतर्गत राज्य सरकार इस नियम के उपबंधों के अधीन मामलों का संचालन करने के लिए प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्त सुनवाई के लिए एक विशेष अभियोजक भी नियुक्त किया जा सकता है। और विशेष अभियोजक कैसा होना चाहिए? जिसने 7 वर्ष की अभियोक्ता की हो। मतलब विशेष न्यायालय में विचारण के दौरान बालक के लिए मित्रतापूर्ण वातावरण बनाने के लिए बालक के परिवार के सदस्य, संरक्षक, मित्र या नातेदार की जिसमें बालक का भरोसा और विश्वास हो न्यायालय में बालक के साथ रहने का आदेश दे सकता है। ठीक है, उसके साथ उसके सगे संबंधी रह सकते हैं जिससे बालक जिसे चाहे, जिसे पसंद करता है, जिस पर विश्वास करता है। धारा 35 के अनुसार बालक के साक्ष्य को विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने के 30 दिन के भीतर अवलिखित किया जाएगा। ठीक है, विशेष न्यायालय यथासंभव अपराध का संज्ञान के लिए जाने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के भीतर मामले का विचारण करेगा। धारा 45 में केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकते हैं। अगला है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019। पास्को में संशोधन किया गया 2012 वाले में 2019 में। यह नियम यौन शोषण, उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से बच्चों के संरक्षण को बंद करता है तथा वर्तमान कानूनों को और अधिक कठोर प्रभावशाली। जब यह नियम में संशोधन किया गया तभी अपने यहाँ से पॉर्न साइट जो हैं, जो बच्चे देखा करते हैं, 18 से कम साल वाले भी देखा करते हैं पॉर्न वीडियो, मतलब PF ब्लू फिल्म जो होती है ना, तो उन्हें देखा करते हैं। तो बहुत सारी साइट बैन की गई हैं, हटाई गई हैं। ठीक है, पर अभी जुगाड़ लगा के पा जाते हैं बच्चे। बच्चों के यौन शोषण और उत्पीड़न को रोकने के 2012 में पास्को अधिनियम लागू किया गया, परंतु इसे वांछित परिणाम न मिलने के कारण इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें संशोधन 2019 लाया गया। इससे बच्चों के विरुद्ध अपराध के मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। इसमें मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम को 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। ठीक है, प्रिवेंटिव प्रिवेंशन यौन हमला किसी बच्चे के वेजाइना मतलब यौन, मुख, यूथरा मतलब यूएनस, ठीक है, अपने पेनिस को डालता है या वह बच्चे से ऐसा करवाता है या बच्चे के शरीर में कोई वस्तु डालता है या अपने मुंह बच्चे के शरीर के अंगों को लगाता है, अपना मुंह बच्चे के शरीर के अंगों से लगाता है, तो उसे प्रिवेंटिव यौन हमला कहा जाएगा। इसे भी यौन हमला कहा जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? ऐसे अपराधों के लिए 7 वर्ष से लेकर आजीवन तक सजा भुगतनी पड़ सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। संशोधन कानून इसमें न्यूनतम सजा को 7 वर्ष से 10 वर्ष तक करता है। इसके अतिरिक्त यह कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 16 से कम आयु के बच्चे पर प्रिवेंटिव यौन हमला करता है तो उसे 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना भी हो सकता है। बात समझ रहे हो? 16 से कम अगर कोई बच्चा है उसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके लिए ऐसा प्रावधान। गंभीर प्रिवेंटिव यौन हमला क्या है? यह अधिनियम कुछ कृत्यों को गंभीर प्रिवेंटिव यौन हमला कहता है कि ऐसे मामले शामिल हैं जब पुलिस अधिकारी, सशस्त्र सेनाओं के सदस्य या पब्लिक सर्वेंट बच्चे पर प्रिवेंटिव यौन हमला करे। ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां अपराधी बच्चे का संबंधित हो या हमले से बच्चे के लैंगिक अंग घायल हो जाएं या बच्ची गर्भवती हो जाए, ऐसा तब हो। ठीक है, संशोधन अधिनियम गंभीर पेनेट्रिव यौन हमलों की परिभाषा में 2 आधार और जोड़ता है, जिनमें हमले के कारण बच्चे की मौत और प्राकृतिक आपदा के दौरान किसी हमला या हिंसा की अन्य समान परिस्थितियां शामिल हैं। वर्तमान में गंभीर प्रिवेंटिव यौन हमले की सजा 10 से लेकर आजीवन है। संशोधन अधिनियम न्यूनतम कारावास को 10 से 20 वर्ष करता है और अधिकतम सजा मृत्युदंड तक है। इसमें गंभीर यौन हमला, इस अधिनियम के अंदर यौन हमले में वे कृत्य शामिल जिनमें कोई व्यक्ति पेनेट्रेशन के बिना किसी बच्चे के वेजाइना, पेनिस, एनस या ब्रेस्ट को छूता है। ठीक है, गंभीर यौन हमले में ऐसे मामले शामिल जिनमें अपराधी बच्चे का
का संबंधी होता है या उस जिससे बच्ची के लैंगिक अंग घायल हो जाते हैं। इत्यादि संशोधन अधिनियम गंभीर यौन हमले में दो स्थितियों और शामिल करता है: प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया हमला और जल्दी यौन परिपक्वता लाने के लिए बच्चों को हार्मोन या कोई दूसरा रासायनिक पदार्थ देना या दिलवाना शामिल है। पोर्नोग्राफिक उद्देश्य: इस अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति यौन सुख पाने के लिए किसी प्रकार के मीडिया में बच्चे का इस्तेमाल करता है तो वह पोर्नोग्राफिक उद्देश्य के लिए बच्चे का इस्तेमाल करने का दोषी है। यह अधिनियम उन लोगों को भी सजा देता है जो पोर्नोग्राफिक उद्देश्य के लिए बच्चों का इस्तेमाल करने के दौरान उन पर यौन हमला करते हैं। संशोधित अधिनियम के अनुसार बाल पोर्नोग्राफी का अर्थ बच्चे से यौन संबंध बनाने के आचरण का कोई भी दृश्य शिक्षण, जैसे कि आप बीएफ वीडियो फोटो अश्लील वीडियो दिखा के उसका मन बहलाते तो ऐसे में करने के लिए ऐसे बात करता है। ठीक है, इसमें फोटोग्राफ, वीडियो, डिजिटल या कंप्यूटर जनित ऐसी आकृत शामिल है जो वास्तविक बच्चे जैसी लगती हो। संशोधन अधिनियम कुछ अपराधों के लिए सजा को बढ़ाता है, जैसा कि तालिका में प्रदर्शित है। तालिका देखते हैं। पोर्नोग्राफी का उद्देश्य पास्को अधिनियम पहले 5 वर्ष था, अब कम से कम 5 वर्ष है। प्रिवेंटिव यौन हमला करता न्यूनतम 10 वर्ष था, अब न्यूनतम 10 से 16 से कम है तो न्यूनतम 20 होगा। अधिकतम आजीवन, पहले भी आजीवन था। गंभीर पेनिट्रेटिव के यौन संबंध है तो आजीवन, इसमें भी 20 वर्ष या अधिकतम मृत्युदंड या आजीवन। यौन हमला करता 6 से न्यूनतम 6 वर्ष, 8 वर्ष, इसमें 3 वर्ष, 5 वर्ष। गंभीर यौन हमला 8 वर्ष, 10 वर्ष, इसमें 5 वर्ष, 7 वर्ष। यह आधुनिक वाला अब 2019 वाले से बाद से। पोर्नोग्राफिक सामग्री का स्टोरेज: यह अधिनियम कमर्शियल उद्देश्य के लिए पोर्नोग्राफिक सामग्री का स्टोरेज करने पर सजा का प्रावधान करता है। इस अपराध के लिए 3 वर्ष तक के कारावास से जुर्माने या दोनों की सजा हो सकती है। संशोधित अधिनियम के अनुसार इस अपराध के लिए 3 से 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है या जुर्माना भरना पड़ सकता है या दोनों भुगतने पड़ सकते हैं। इसके अंतर्गत संशोधित अधिनियम में बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफिक सामग्री के स्टोरेज से जुड़े 2 और अपराधों को जोड़ा गया है, जिनसे बच्चों को संबंधित पोर्नोग्राफिक सामग्री को नष्ट, डिलीट या रिपोर्ट करने में असफलता और ऐसे किसी सामग्री को ट्रांसमिट, प्रचारित और या प्रवर्धित करना, ऐसा कुछ अथॉरिटीज की रिपोर्ट करने के उद्देश्य से किया जाता है शामिल है। किशोर न्याय, बालकों की देखरेख में संरक्षण अधिनियम 2015 वो खत्म हो गया। अच्छा, अगला है किशोर न्याय अधिनियम 2015। किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 का विस्तार संपूर्ण भारत में है। 15 जनवरी 2016 से ये प्रभावी है। यह अधिनियम जरूरतमंद बालकों की देखरेख एवं संरक्षण तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों का अधिकतम सभी मामलों में लागू होगा। कुल 10 अध्याय, 112 धाराएं हैं। उद्देश्य: इस अधिनियम का उद्देश्य विधि के उल्लंघन में बालकों की गिरफ्तारी व निरोध, उनका अभियोजन, उन पर अपरोधित शास्ति, कारावास, नियंत्रण लगाना, पुनर्वास व समाज में वंचित बच्चों का पुनः समाज में समावेश की व्यवस्था करना है। बालकों की देखरेख करना, संरक्षित करना, ठीक है, ये सारे काम है। धारा 2 के परिपक्व बालक से आशय उस बालक से है जो जैविक दंतकग्राही माता पिता द्वारा अभित्याग या छोड़ दिया गया हो। ठीक है, जिसे समिति द्वारा सम्यक जांच के पश्चात परित्य घोषित किया गया है। दत्तक ग्रहण, एडॉप्शन, वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बालक को उसके वास्तविक माता पिता से अलग कर दिया जाता है और बालक का दत्तक लेने वाले माता पिता के संपूर्ण अधिकार से बच्चे जुड़ जाते हैं। ठीक है, बालक ऐसे व्यक्ति जिनसे 18 की आयु पूर्ण न की हो, देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक, इससे आशय बालक से है जिससे कोई घर या अस्थायी निवास नहीं, जिसके पास जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं है। बाल गृह, इससे आशय उसे गृह जिसे राज्य सरकार स्वयं या स्वैच्छिक या गैर कानूनी संगठनों का जिसे प्रत्येक जिले में बालकों के लिए पंजीकृत करा गया हो। बाल गृह भी होते हैं जिला जिला में। या बालक या बालक न्यायालय, उस न्यायालय को बाल न्यायालय माना जाएगा जिसे बालक का अधिकार संरक्षण अधियोग अधिनियम 2005 या लैंगिक अपराधों से बालक का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत स्थापित किया गया हो। बालक देखरेख संस्था,
इससे आशय बाल गृह, खुला आश्रम, ये सब ऐसी चीज़ें हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 किशोर न्याय बच्चों की सुरक्षा अधिनियम 2002 को प्रस्तावित करता है, अर्थात 2002 वाले को हटाकर 2015 में लाया गया। ठीक है। जघन्य अपराध, ये वैसे अपराध है जिनमें के लिए न्यूनतम 7 वर्ष या इससे अधिक कारावास हो सकता है। किशोर ऐसे बालक जिनकी आयु 18 से कम है, और लगभग 16 से 18 के बीच किशोर माने जाते हैं। छोटे अपराध, इनसे ऐसे अपराध से जिनके लिए 3 वर्ष का कारावास हो सकता है। गंभीर या घोर अपराध, ऐसे अपराध जिन्हें कम 3 से 7 वर्ष की सजा होती है। किशोर न्याय बोर्ड इस धारा 4 में है। इस धारा के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना करेगी। किशोर न्याय बोर्ड का निर्माण प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट से होगा। इसके पास कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होगा ना चाहिए, और 2 ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता से मिलकर बनेगा जिसमें कम से कम 1 महिला हो। ठीक है। वो ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता होंगे जिनके पास बाल स्वास्थ्य संबंधित, शिक्षा, कल्याण संबंधी कितने कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है। चलो देखते हैं अगला। इस अधिनियम के तहत कोई बालक गिरफ्तार किया गया है या उसका जांच या विचारण प्रारंभ हो गया है, किंतु इसी दौरान वह यदि 18 वर्ष की आयु पूरा कर लेता है तो ऐसी स्थिति में उसे किशोर ही माना जाएगा। ठीक है। मतलब केस 17 में हुआ और अब केस अभी निपटा नहीं है, 18 को हो गया है तो उसे किशोर ही माना जाएगा। ठीक है। यानी कि जब अपराध हुआ तभी को माना जाएगा। किशोर न्याय बोर्ड निम्न कार्य है। बोर्ड विचारण प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर बालक और उनके माता पिता या संरक्षण की सूचनाबद्ध सहभागिता को सुनिश्चित करेगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगी कि बालकों के अधिकारों की, उसकी गिरफ्तारी, जांच, पुनर्विवाह आदि संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित हो। धारा 50 से 26 विधि के उल्लंघन में बालकों के संबंध में प्रतिक्रिया। यदि किसी बालक को इस अधिनियम के उल्लंघन करने के संबंध में गिरफ्तार किया जाता है तो उसे बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या विशेष पुलिस बल यूनिट के प्रभार के अधीन रखा जाएगा। बालक को यात्रा के समय को छोड़कर गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। किसी भी दशा में गिरफ्तार बालक को पुलिस रक्षा अथवा जेल में नहीं रखा जाएगा। ठीक है। जघन्य अपराध के लिए जाने की दशा में बालक चाहे 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, बालक या 16 से अधिक की आयु का हो, तो किशोर न्याय बोर्ड की प्रथम दृष्टता अपराध करने की उसकी मानसिक या शारीरिक क्षमता का निर्धारण किया जाएगा। किशोर न्याय बोर्ड इस बात को सुनिश्चित करेगा कि ऐसा बालक जो विधि का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है उसे 21 वर्ष की आयु होने तक जेल में स्थानांतरित कर दिया जाए। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार फरार बालक पर किसी प्रकार की अतिरिक्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। धारा 27 से 30 बाल कल्याण समिति के संबंध में बताती है। ठीक है। 27 में जैसे कि बाल कल्याण समिति स्थापना करना। ठीक, 1 महिला सदस्य जरूरी है, 4 अन्य सदस्य होंगे। किसी व्यक्ति सदस्य का में 3 वर्ष से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है। और 7 वर्ष का अनुभव भी हो उनके पास। बालकों के देख रेख, संरक्षण, उपचार, पुनर्वास, निपटारे का अधिकार भी बाल कल्याण समिति का होगा। 21 से 38 तक बच्चों के देख रेख, संरक्षण, आवश्यकता के संबंध में प्रक्रिया है। धारा 31 के अनुसार देख रेख और संरक्षण हेतु जरूरतमंद बालकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष न्यूनतम व्यक्तियों को प्रस्तुत किया जाएगा। जिला बाल कल्याण यूनिट पुलिस अधिकारी द्वारा कल्याण पुलिस अधिकारी या लोक सेवक, बाल कल्याण अधिकारी, डॉक्टर, नर्स, नर्सिंग होम, अस्पताल, प्रसूति प्रबंधक, सामाजिक कार्यकर्ता नियम के प्रावधानों के अनुसार बाल कल्याण समिति अन्याय और पीड़ित बालक को दत्तक ग्रहण करने के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित कर सकती है। धारा 39 से 50 पुनर्वास समाज और पुनः सम्मिलित होने के लिए जुड़ा है। ठीक है।
अधिनियम के अनुसार बालक की देखरेख करने वाली संस्था का पंजीकरण होना आवश्यक है। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो 1 वर्ष का कारावास, 1 लाख जुर्माना या दोनों हो सकता है। रजिस्ट्रेशन 5 वर्ष के लिए मान्य होता है। राज्य सरकार बालक के कल्याण के लिए जिला बाल संरक्षण यूनिट के द्वारा पोषण प्रदान करेगी। ठीक है। बालकों की सुरक्षा हेतु राज्य सरकार राज्य में कम से कम एक सुरक्षित स्थान की स्थापना करेगी। इसमें वह व्यक्ति को 18 से अधिक आयु का है तो या विधि का उल्लंघन करने वाला ऐसा बालक जो 16-18 के बीच का हो तो जघन्य अपराध किया हो को रखा जाएगा। धारा 56 से 73। 56 के अनुसार दत्तक ग्रहण अन्य अनाथ पर तत्व या तथा अभ्यर्पित बालकों के लिए अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। जैसे दत्तक ग्रहण कर उसके धर्म को बिना विचार में लिए किया जाएगा तथा इस अधिनियम के तहत किया गया दत्तक ग्रहण हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत दत्तक ग्रहण को अलग होगा। एक पुरुष किसी बालिका का दत्तक ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है। धारा 74 से 89 बालकों के विरुद्ध अपराधों से जुड़ा है। चौहत्तर क्या बोलता है? बालक किसी अन्वेषण, जांच अथवा न्यायिक कार्यवाही के मामले में संचार के किसी माध्यम से पहचान को प्रकट नहीं किया जाएगा। ऐसा प्रकट करने वाले व्यक्ति को 6 माह तक का कारावास या 2 लाख तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। बालक के साथ क्रूरता करने वाले को 3 वर्ष की कठोर सजा या 1 लाख जुर्माना या दोनों हो सकता है। भीख मांगने के प्रयोजन से बालक को नियोजित करने वाले व्यक्ति को 5 वर्ष का कारावास, 1 लाख तक का जुर्माना किया जाएगा। यदि भीख मांगने के लिए अंग विच्छेद करता है तो उसे 7 से 10 का कठोर कारावास, 5 लाख का दंडनीय अपराध। यदि बालक को तंबाकू, मादक द्रव्य आदि देता है तो वह 7 वर्ष का कठोर कारावास, 1 लाख तक का जुर्माना का दंडनीय अपराध है। बंधुआ मजदूरी के लिए बालक के रूप में नियोजित करता 5 वर्ष का कठोर कारावास, 1 लाख का जुर्माना। ठीक है। प्रथम 2 सिर में 10,000 तक का जुर्माना। प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध है 3 माह तक का कारावास जुर्माना है। धारा 90 से 112 में विधिक या प्रकीर्ण के संबंध में बोर्ड या समिति 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है। ठीक है। सेशन न्यायालय का अपील कर सकता है अगर कोई बोर्ड के आदेश के विरुद्ध हो। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य बच्चों के कल्याण और पुनर्वास और किशोर न्याय कोष की स्थापना करेगी। बालकों संबंधित प्रावधान खत्म हो जाते हैं। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात संबंधी आ जाते हैं। अब इसे देखना है हमें।